तो ये चीज़ मेरे रिवीजन के लिए है, बट ये मैं अपलोड कर दूंगा खुद के ही चैनल पे। अगर किसी को इससे हेल्प मिल जाएगी तो वो भी अच्छा रहेगा। बट ये मेरे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कुछ एग्जाम्स हैं जो कि मैं खुद से ही करना चाह रहा हूँ, तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। दिस इज क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 1, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कि सबसे पहली चीज पढ़ाई जाती है जो है चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो चैप्टर का नाम मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। चैप्टर का नाम यहीं पे आप देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड मतलब ये स्टेशनरी चार्ज के बारे में बोला जा रहा है। जब एक चार्ज रुका हुआ है उसके बारे में वो कैसी फील्ड बनाता है, क्योंकि मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो थोड़ा अलग टाइप में बिहेव करते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेशनरी चार्ज के चारों तरफ भी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो कैसी होती हैं वो डिस्कशन अभी हम करेंगे। ओके। सो सबसे पहले चीज की चार्ज होता क्या है। चार्ज, ये एक्चुअली मैं माउस से ही लिख रहा हूँ, सो थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर होगी, बट स्टिल मैं बोलता जाऊंगा तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो। और अगर कोई देखेगा बाद में तो उसको भी। चार्ज क्या होता है, एक अगर मैं एक बॉक्स ले लूँ या फिर कोई भी मटेरियल लूँ जो कि नॉन मतलब कोई भी इंसुलेटर कंडक्टर नहीं है, मतलब जिसमें करंट पास नहीं होता है, मतलब वैसा कुछ कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूँ, जस्ट एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। तो उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा तो उसके अंदर मुझे भी पता है कि एक एटम नाम से चीज होती है जो कि सबसे छोटी मानी जाती थी डाल्टन के टाइम पे। लेकिन जे जे थॉमसन ने बाद में प्रूव किया कि वो नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर उसके बाद प्रोटॉन्स का भी बताया अनदर साइंटिस्ट ने, और न्यूट्रॉन का भी बताया। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं इनको। सब एटॉमिक मतलब एटॉमिक एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनमें ये पता चला कि हाँ, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज समथिंग विच हैज नो चार्ज। बट डिटेक्ट करना उसको मास के कॉन्सेप्ट से डिटेक्ट किया गया, क्योंकि मास का प्रॉपर क्या बोलते हैं बैलेंस स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था, इसलिए वहां पे समझ में आया कि न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है, जो कि चार्जेस या फिर फील्ड्स के ऊपर अफेक्ट नहीं कर पाता अपने आप को। तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे कि चार्ज जो होता है वो क्या नेचर क्या होता है चार्ज का। तो चार्ज सबसे पहली चीज, मैं इलेक्ट्रॉन लूँ, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस लिखते हैं क्योंकि दैट इज नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब, हमने एक सपोज क्या बोलते हैं इसको, वी हैव गिवन मीन्स इसको एक साइन दे दिया है कि हाँ ये चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है वो नेगेटिव है, एंड उसके ऑपोजिट में प्रोटॉन जो करेगा बिहेव दैट विल बी पॉजिटिव। और चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता है, अगर नेगेटिव नेगेटिव सामने आ गए तो दे विल रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे को धक्का दे देंगे। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आया तो भी सेम नेचर आएगा। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ये ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नेचर ऑफ चार्जेस, सबसे बेसिक चीज अट्रैक्शन और रिपल्शन का है। ठीक है। इसमें कुछ नेचर आ जाते हैं, जैसे अट्रैक्शन कितने फोर्स पे हो रहा है, फिर उसके बाद मतलब पॉजिटिव का कितना क्वांटिटी है, नेगेटिव का कितना क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी की बात की जाए तो उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज समथिंग जिसमें कि एक वो वैल्यू होती है। ठीक है, कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि चीनी का पैकेट। ठीक है, तो ड्राइंग खराब है मेरी। चीनी का पैकेट, तो उसमें मैं बोल देता हूँ कि 5 केजी चीनी है। अब 5 केजी चीनी का मतलब क्या होता है कि वो 5 है, उसकी यूनिट लगा दी मैंने, यूनिट इज दिस, ऐसा यूनिट। बट उसका डायरेक्शन थोड़ी होगा कि 5 केजी किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट, ऐसे थोड़ी। मैं बस 5 केजी बोलता हूँ। तो दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके। जिसमें डायरेक्शन आ जाए मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं चला 5 किलोमीटर, ओके, लेकिन किस तरफ, ईस्ट की तरफ मान लो। तो ईस्ट की तरफ अगर मैं चला तो मेरे जो चलने का जो डायरेक्शन आ गया उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेक्टर क्वांटिटी हुई, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब उसमें एक क्वांटिटी भी है और एक डायरेक्शन भी है। तो वो चीज वेक्टर कहलाती है। तो चार्ज क्या है, चार्ज यहाँ पर हम देख पाएंगे कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज में जो फील्ड्स बनती हैं वो वेक्टर हो जाती है, लेकिन चार्ज खुद एक स्केलर है क्योंकि उसकी सिर्फ वैल्यू होती है। जैसे मैं बोलूंगा कि 2
कुलम, ये ऐसा यूनिट है कुलम जो हम बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब उसका डायरेक्शन नहीं हम बता सकते। एक चार्ज अगर रखा हुआ है, मान लो नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन है, उसका डायरेक्शन क्या होगा? कुछ नहीं, डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि वो इट इज अ डायरेक्शन कि हाँ वो रखा हुआ है। उसमें से जो फील्ड्स निकलेंगी या जब वो चलना शुरू करेगा तब हम उसका डायरेक्शन प्रेडिक्ट करेंगे। और उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज आएंगी, अलग अलग फील्ड जो बनेंगी, उसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटीज आती है। चार्ज अकेला खुद कोई डायरेक्शन नहीं एग्जिबिट करता है। तो इसका मतलब एक चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स एंड मैथ ऑल्सो। यूनिट इज, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसआई यूनिट आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे बता पाएंगे कि इट इज अ डिस्टेंस, वेलोसिटी, या फिर मास, या फिर करंट। कुछ भी चीज जो आप मेजर कर रहे हैं उसका एक मतलब उसको पहचानने का तरीका होता है एसआई यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं इसको, जो कि एमकेएस भी बोलते हैं। तीन टाइप के यूनिट्स होते हैं, एक एमकेएस होता है, और दो हम मोस्टली कंसिडर करते हैं, और एक सीजीएस होता है। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। मतलब दिस इज फॉर लेंथ, दिस इज फॉर वेट या मास, एंड दिस इज फॉर नॉट वेट के लिए नहीं, मास के लिए है, सॉरी, हाँ वेट अलग चीज है। एंड दिस इज फॉर टाइम। ओके, और ये होता है सेंटीमीटर, दिस इज ग्राम, एंड दिस इज सेकेंड। तो ये सेम मतलब पैरामीटर्स के ही हैं, लेकिन डिफरेंट यूनिट्स में है। मतलब ये लेंथ के लिए आएगा, ये मास के लिए आएगा, और ये टाइम के लिए आएगा। ओके, तो ये पैरामीटर्स तो सेम है, लेंथ, मास एंड टाइम, लेकिन उसका यूनिट अलग है। तो ये वाला जो एमकेएस यूनिट होता है, इसको एक्सेप्ट किया गया था जब मतलब हिस्ट्री में, मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से ऐसा सही तो नहीं हो सकता, चेक चेक करना पड़ेगा मुझे। बट शायद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे एक स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए थे वर्ल्ड वाइड में, तो उस समय पे शायद ये एमकेएस यूनिट को ऐसा यूनिट्स में मतलब उसको मान्यता दी गई थी। ओके, तो ऐसा यूनिट के अंदर जो चार्ज है उसको हम कूलम बोलते हैं। और ऐसा यूनिट लिखने का तरीका कैसा होता है? जब हम उसका सिर्फ सिंबल डिनोट करते हैं तो वो कैपिटल में होता है, लेकिन अगर पूरा नाम लिखेंगे तो दैट विल बी इन स्मॉल। ओके, कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है। मोस्ट ऑफ द जो यूनिट्स आते हैं, वो मोस्ट ऑफ द फिजिक्स के यूनिट्स ऐसे वाले वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे आते हैं। जैसे न्यूटन, फोर्स का होता है, उसको हम एन लिखते हैं, लेकिन अगर उसको हम लिखें पूरा नाम तो स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऐसा यूनिट लिखने का एक स्टैंडर्ड पैमाना है। पैमाना बोलते हैं मतलब एक पैरामीटर है, तो वैसे लिखते हैं। तो अब चीजें समझ में आ गई बेसिक चार्जेस के बारे में। अब चार्ज पता कैसे चलता है कि हाँ वहाँ पे चार्ज है, और कैसे जनरेट होता है, ये चीजें कहाँ से आती हैं, कैसे बनती हैं, हाँ अनइक्वल चार्जेस कैसे हो जाते हैं, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया या नहीं आया, वो चीज कैसे पता लगती है हमें? वो चीज पता लगाने का तरीका होता है, बट एक्सीडेंटली ही पता लगी हैं चीजें पुराने टाइम पे। कि जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास का फाइबर का एक रॉड रहता है, तो उसको अगर हम रब करेंगे ना, ऐसा एक्सपेरिमेंट से एनसीईआरटी बुक्स में ही बताया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए ग्लास रॉड का दिया हुआ है। ओके, तो ग्लास रॉड जब आप रब रब करेंगे तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्लाइटली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं रब करते हो, फ्रिक्शन जो होता है उससे ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए जब जब भी आप देखेंगे कोई ट्रक्स चलता है या फिर एरोप्लेन जब एयर में मतलब हवा में उड़ता है, तो उनमें चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए जब जमीन पे आने से पहले उनके चार्ज को रिलीज करना पड़ता है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। और ट्रक्स में भी आप देखेंगे तो पीछे जो ऑयल ट्रक्स होते हैं या फिर उनमें पीछे चेन्स लगे होते हैं, मेटेलिक चेन्स, ताकि वो ग्राउंड में जो चार्जेस उसके बॉडी पे आ रहे हैं ना हवा के फ्रिक्शन से, वो बॉडी से ट्रांसफर हो जाए जमीन में। क्योंकि जमीन जो होती है वो न्यूट्रल होती है। तो न्यूट्रल जो वायर कभी भी हम लगाते हैं, वो अर्थिंग बोलते हैं उसको। वो अर्थ मतलब अर्थिंग जमीन में जा रहा होता है, वो जीरो कर देता है चार्ज को ओवरऑल। तो इसीलिए यहाँ पे आते हैं वापस। तो ये जब रब करते हैं फ्रिक्शन से, तो इसके ऊपर ना मान लीजिए कि इसके इलेक्ट्रॉन्स कहीं चले गए, ठीक है, दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो गए, बहुत माइन्यूट लेवल पे चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब नेगेटिव जाता है तो पॉजिटिव आ जाता है। ये फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट भी है थोड़ा सा, और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी है, कि जब नेगेटिव चला जाता है आपके पास से तो आपके पास पॉजिटिव बचता है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बच गए, और पॉजिटिव चार्ज बचे, इसका मतलब क्या हुआ? अनइक्वल चार्ज। अब ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि भाई आसपास में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको अट्रैक्ट करो, बेसिक नेचर। तो इस वजह से
चार्जेस का पता लगा कि हाँ, नहीं ये चीजें हैं कि जो चार्जेस बनी, उन्होंने रिएक्शन करना शुरू किया। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो सिल्क थ्रेड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव है, तो आप जब देखेंगे ना तो उसको पास लाया जाएगा तो वो रिपेल कर देंगे। और वही नेगेटिव अगर बना, पास लाया तो रिपेल करेंगे, और दोनों पे ऑपोजिट बना तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो वो चीजें होती है। अब इसके लिए हम एक गोल्ड फॉइल का एक मशीन, मशीन नहीं बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे पहले टाइम पे। ग्लास जार में एक गोल्ड फॉइल का ना, गोल्ड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो जब हम देखो ऐसे फॉइल बनाते थे तो 3D मॉडल टाइप ही है, और उसके बीच में ऐसा हुक टाइप लटका देते थे, ठीक है, ऐसे। और इसको ग्लास जार से ऐसे बंद कर देते थे जार के अंदर, और इसको यहाँ से यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होता था इस पे टच करते थे। तो जब हम इस पे टच करते थे तो मान लीजिए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इससे पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा, ये मेटल या फिर कोई कंडक्टर मटेरियल ही होता था। तो जब इससे ट्रांसफर होगा तो ये जो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, गोल्ड लीफ डिटेक्टर भी बोल सकते हैं। तो इस साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो जैसे ही रिपेल करेंगे तो समझ में आ जाएगा हाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर ऐसा चार्ज है जो यहाँ पर दोनों साइड सेम आ रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे ये आप देख पाएंगे। इसमें दिया है कि नहीं, हाँ ये रहा, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं इसको। तो ये चीजें देखिए, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव आया तो यहाँ पे डिटेक्ट हुआ, और वो आपको दूर होता हुआ दिखेगा दोनों लीफ। तो इससे पता चलता था पहले कि चार्जेस कैसे हैं, मतलब एक्यूरेट नहीं था ये, लेकिन हाँ वो चीज कैसे काम करती थी अभी देखिए यहाँ पे भी लिखा है। हाउ इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स, यूज द वाइट पेपर स्ट्रिप्स यूज टू सीइंग अट्रैक्शन फॉर द स्ट्रिप्स इनटू हाफ। वो हाफ में उसको डिवाइड कर देते थे, और क्या होता था कि आयरन रॉड जो है पतला सा, उससे उसको होल्ड करते थे, ठीक है, वो इंसुलेटर से। और उसके बाद क्या होता था, व्हेन यू फोल्ड इट इनटू हाफ बोथ द लीव्स हैव द सेम चार्ज, ठीक है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ जाएंगे। और ऑन चार्जिंग द कर्टन रॉड बाय टचिंग द बॉल एंड विद द इलेक्ट्रिफाइड बॉडी, चार्ज इज ट्रांसफर्ड ऑन द कर्टन रॉड। कर्टन रॉड मतलब ये वाला जो रॉड है ये, ठीक है, उससे अनअटैच्ड टू एल्यूमिनियम फॉइल। बोथ द halves of the foil get similar charge and therefore repel each other। अब वो पहले इस पे एल्यूमिनियम लिखा है पहले, फिर गोल्ड फॉइल, गोल्ड से भी करते थे एल्यूमिनियम से भी करते थे, तो दैट डिपेंड्स कि कौन सा एक्यूरेट देता है, धीरे धीरे करके समझ में आता है। जैसे कि पहले थर्मोमीटर में पानी यूज करते थे, पानी का बॉइलिंग उसको एक्सपैंड करता था और वो बढ़ता था, लेकिन बाद में पता चला मर्करी इज मोर एक्यूरेट, जो माइन्यूट डिफरेंस भी पता कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि चार्ज इस पे आते थे दोनों चीजों पे, दोनों लीव्स पे, और उसके बाद वो रिपेल करते थे, तो उससे पता चलता था कि हाँ चार्ज बॉडी है, कौन सी चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो इससे हमको ये समझ में आया कि चार्जेस जो होते हैं वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है। अब इसमें चीज समझने वाली ये है कि चार्ज जो है वो बिहेव कैसे करता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी अगर हमें पता चल जाए, उसकी कुछ चीजें पता चल जाए, जैसे उसका मास, उसका मतलब मास, एटॉमिक नंबर, या फिर एटॉमिक नंबर ही, सॉरी एटॉमिक नंबर तो एलिमेंट्स का होता है, वो उसका मास पता चल जाए, चार्ज तो ठीक है, चार्ज इज यूनिट ओनली, 1 + 1 - तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि आगे वो कैसे बिहेव करेगा। तो ये चीजें स्टार्टिंग से चल रही थी। एंड दिस इज नॉट कि एकदम स्टार्टिंग से, जब से एरिस्टोटल है या फिर जब से गैलीलियो है, गैलीलियो के टाइम पे मोस्ट ऑफ द जो था, या फिर न्यूटन जो है, न्यूटन सर, उनके टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द था वो क्लासिकल मैकेनिक्स था। दिस इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जो रेस्ट पे है, और डायनेमिक्स मतलब मोशन पे है। तो जब चार्जेस ये सब माइकल फैराडे और ये सब जो एरा था 1800 वाला, वहां शुरू हुआ मोशन, क्योंकि कैसा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एरा ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वहां पर सबसे पहली चीज पता चली थी, हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड है, फिर लुएन हॉक है, जिन्होंने माइक्रो लेवल पे देखा था कि हाँ एटम्स होते हैं या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। तो वहां से चीजें निकली, धीरे धीरे समझ में आया। तो चार्जेस का सबसे पहली चीज समझना जरूरी है कि तीन टाइप के चार्जेस, दो टाइप के चार्ज हमें पता है जो कि सब एटॉमिक लेवल पे होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, जो हमने अभी डिस्कस किया। न्यूट्रॉन चार्ज नहीं वो करता है, बट सब एटॉमिक पार्टिकल है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज
जीरो। तो इसको वन प्लस भी लिखते हैं, इसको सॉरी इसको वन माइनस लिखते हैं, इसको वन प्लस लिखते हैं, इसको जीरो लिखते हैं। ऐसा नोट उसको मतलब उसको वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। मतलब उस समय पे हम डिटेल में अंदर तक क्या चल रहा है वो तो नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन कंडक्टर इंसुलेटर समझ में आ गया था डिफरेंशिएटर, कि हाँ कुछ चीजें हैं जिनसे कि चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं या फिर करंट पास हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे कि चार्जेस ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। तो जिनसे चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, इलेक्ट्रॉन्स पास हो सके, उनको कंडक्टर बोलते हैं। और जिनसे नहीं हो सके उनको इंसुलेटर बोलते हैं। एक और टाइप होता है जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वो ट्वेल्थ की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है या फिर सेकेंड लास्ट चैप्टर है, बिकॉज कम्युनिकेशन पहले था कम्युनिकेशन वाला, बट वो अब शायद एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है। तो दैट इज वो कम्युनिकेशन इज फॉर लाइक मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मतलब एक टाइप से टेली कम्युनिकेशन जो होता है ना इंजीनियरिंग में, उसके लिए काम आता है, उसमें था ज्यादा। तो वो चीजें हटा दी हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स हैं अभी भी। तो सेमीकंडक्टर्स मतलब पार्शियल कंडक्टर्स होते हैं, पार्शियल इंसुलेटर्स होते हैं एक रेंज के अंदर। अब यहाँ पे देखते हैं वापस। तो इंसुलेटर में क्या आता है, बेसिक लकड़ी, प्लास्टिक, और उसके बाद ऐसी चीजें, कागज जैसे कि, ये सब चीजें जो करंट को पास नहीं कर सकती। कुछ कंडीशन है जिसमें पास हो भी जाता है, एयर भी कभी पास नहीं कर सकता। हाँ, तो एयर में भी हो सकता है, दैट इज जब इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी जनरेट हो जाए, वो हम आगे पढ़ेंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली पास कर देते हैं। मतलब आप टच करेंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन पास होगा, धनाधन धनाधन, दो तीन इलेक्ट्रॉन फटाफट पास हो जाएंगे, सब हो जाएगा, करंट पास होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको हाथ टच करेंगे, झटका भी लग जाएगा। ऐसा भी है। तो ये चीजें हैं जिसमें कि आप वो मतलब चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में कैसा होता है कि चार्जेस ट्रांसफर होते हैं इंसुलेटर्स में भी। कैसे? जब आप ने बचपन में भी किया होगा कि कंघी जब आप रब करते हैं सर पे, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके बाल में आ गए। अब उसके बाद आप पेपर के पास जाएंगे तो क्या होगा, उसमें जो चार्ज है उसके ऑपोजिट चार्ज वो बॉडी के कंघी के साइड पे आ जाएंगे। मतलब जैसे देखिए, यहाँ पे कैसा है कि आपने जो कॉम्ब है, कॉम्ब बोलते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए कंघी है, ठीक है, थोड़ा ऐसा बेसिक समझिए। तो इसको जब मैं रब किया तो इसके मान लीजिए इधर पे पॉजिटिव चार्ज ऊपर बच गए। हाँ, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज बचे, इसको मैं पेपर के पास ले गया तो पेपर में न्यूट्रलाइज्ड है, मतलब वो इक्वल बैलेंस चार्ज है, मतलब उसमें सारे चार्जेस प्लस माइनस इक्वल है। लेकिन जैसे ही प्लस यहाँ आता है तो क्या होता है ना, इसका एक फोर्स आता है। वो फोर्स क्या बोलता है कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ जाओ, इस साइड पे, और वो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लाइक फंडामेंटल फोर्स में आता है। तो ये फोर्स बहुत ही हाई पावर का होता है, और ये क्या करता है कि पेपर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले आता है, और यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाते हैं। ऐसे होते इक्वली हैं, इधर 6 होंगे इधर भी 6 होंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पेपर के दोनों साइड पे अलग अलग। और ये क्या करता है, इस साइड पे अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये चीज है, तो ये भी इंसुलेटर्स में ऐसे भी हो रहा होता है, ये कुछ कंडीशन में। लेकिन डायरेक्टली अगर उसमें पास करने की कोशिश की तो नहीं होता उसमें, ओके। ये चीज है। और ग्राउंडिंग और अर्थिंग से क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है देखो, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। इससे क्या होता है कि आपका जो चार्ज बॉडी है अर्थ में ट्रांसफर, जो मैंने बताया, अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है अगर आप अर्थ को टच करेंगे तो, कोई भी चार्ज बॉडी को, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ओके। हाँ, यहाँ पे देखो मेंशन भी है, देयर इज अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड सेमीकंडक्टर, जो रेजिस्टेंस भी देता है और चार्जेस को मूव करने के लिए भी हेल्प करता है। कुछ वो अलग टॉपिक है, उसके अंदर अलग क्लासिफिकेशन है, ओके। वो बाद में पढ़ेंगे। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन जो मैंने अभी बताया ना, वही था कंघी के ऊपर। इंडक्शन मतलब क्या होता है कि देर इज नथिंग, उसमें टच नहीं हो रहा है। इंडक्शन इज प्रोसेस जिसमें कि आप टच नहीं कर रहे हो उसको, बस एक मतलब बीच में वैक्यूम भी हुआ तो भी वो चार्जेस काम कर जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फील्ड चाहिए होती है उनको। तो मान लीजिए कि मैंने एक स्फेरिकल बॉल लिया है, जो एनसीईआरटी में बताया वही बता देता हूँ। एक स्फेरिकल बॉल लिया, ठीक है, उसको मैंने रब किया, उसको मैंने रब करके यहाँ पे देखो, ये दोनों ए और बी बॉल है, ठीक है, या पिथ बॉल बोलते हैं, जिसमें कि चार्जेस इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ग्लास रॉड लाया जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही इस ग्लास रॉड को लाया मैंने, टच दोनों टच किए हुए हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे, एक मिनट को टच किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्लास रॉड को लाया तो ये क्या करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट कर देगा। ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं ना यहाँ पे, तो इस वजह से। और यहाँ पे क्या होगा, इस साइड पे प्लस आ जाएगा। और अभी
जैसे ही इस साइड पे प्लस आएगा तो इस साइड पे माइनस आएगा, और इस साइड पे प्लस आ जाएगा। ये अपने आप बन जाता है। और जैसे ही आप इन दोनों को अलग करेंगे, अलग करने के बाद क्या होता है कि ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। बीच वाला जो मैंने बताया यहाँ पे, ये दोनों बाद में बनेंगे, लेकिन इस साइड पे प्लस आ जाएगा और इस साइड पे माइनस आ जाएगा। ये एक होल बॉडी की तरह काम कर रहे हैं दोनों। जैसे ही आप उसको अलग करेंगे तो इस साइड पे ये प्लस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस साइड पे माइनस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, ये इंडक्शन से मैंने चार्ज को उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, और इवनली एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। समझ में आया? ये चीज ऐसे होती है। तो दिस इज ऑल्सो इंडक्शन ऑफ चार्ज। मतलब आप क्या करते हैं, एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन कर देते हो अ, एक थर्ड बॉडी के हेल्प से। तो वहां पर वो चार्जेस इंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ओके। फिर इसमें दिस इज द बेसिक क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चार्ज मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। ये वही सेम प्रोसेस जो ऊपर हमने पढ़ा। ठीक है। अब इसको मुझे पॉजिटिव मेटल स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, एक नॉर्मल इस फिगर से ही समझ लो, वहां जो लिखा हुआ है पिक्चर्स में ज्यादा समझ में आता है। एक पिक बॉल लूंगा, उसको फिर एक ग्लास रॉड जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा उसको लाऊंगा, और ग्राउंड से अटैच रही, नहीं सॉरी ये बी वाला है, ग्राउंड से तो यार न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। जैसे ही ये हुआ तो मैं क्या करूंगा, ग्लास रोड को धीरे धीरे वहां पे ग्राउंड करूंगा। जैसे ही ग्राउंड करूंगा तो इस साइड के जो नेगेटिव चार्ज होंगे ना, वो ट्रांसफर हो जाएंगे ग्राउंड में। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इस ग्लास रॉड को हटा दूंगा, और जैसे ही, लेकिन ग्राउंड पहले हटाना पड़ेगा वरना ये भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ग्लास रॉड को बाद में हटाऊंगा, ग्राउंड हटाने के बाद, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड इंडक्शन प्रोसेस। अब बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं वो ऐड हो सकते हैं, ये चीज है। तो यानी कि अगर मेरे पास मान लो कि 2 कूलम का चार्ज है, और एक -2 कूलम का, -3 कूलम का चार्ज है। ठीक है। तो मेरे पास टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, वहां पे टोटल चार्ज कितना होगा, वो मेरे पास आएगा -3 + 2, दैट विल बी -1 कूलम। ये बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। स्केलर में आप ज्यादा वेक्टर एडिशन और ये सब नहीं लगता है, यहाँ पे सिर्फ स्केलर लगता है, बेसिक लगता है यहाँ पे। ठीक है। तो इतना यहाँ पे सोचना नहीं है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब आप उसको जोड़ सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो साथ में। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कभी क्रिएट नहीं होता और ना डिस्ट्रॉय होता है इन अ इक्विलिब्रियम सिस्टम। ये देखना, आइसोलेटेड सिस्टम में अगर कोई थर्ड पार्टी आ रहा है तो वो पक्का कुछ ना कुछ चार्ज तो वहां डाल ही देगा, एक्स्ट्रा अपना कंट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन अगर वो बॉडी आइसोलेट है, आइसोलेट मतलब, अब आइसोलेट मतलब अलग है एकदम, मतलब वहां पे कोई थर्ड बॉडी रिएक्ट नहीं कर सकती किसी के साथ। तो वहां पर ये होगा कि आप वो चार्ज कंजर्व रहता है। मतलब टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, लिखा हुआ है यहाँ पे इटैलिक्स में, आप देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड किसी भी प्रोसेस में, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो। ठीक है। एनर्जी का भी सेम कॉन्सेप्ट है, एंड मास का भी सेम कॉन्सेप्ट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वांटाइजेशन क्या होता है कि आप छोटे छोटे, मतलब आप देखिए, मैं क्वांटाइजेशन बताता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 30 दिन का टारगेट पकड़ा है। ठीक है। 30 दिन का टारगेट पकड़ा कि एक एक दिन में एक एक रुपए ज्वाइन करूंगा, एक एक रुपए जोड़ के हर एक दिन पिगी बैंक में डालता रहूंगा। ठीक है। पॉकेट मनी या फिर पिगी बैंक। तो मेरे पास 30 होगा उस दिन पे मेरे पास आ जाएगा 30 रुपए, आ गया। तो यानी कि एक एक रुपए जोड़ करके वो 30 रुपए बना दिया। वैसे ही अगर मैं छोटे छोटे चार्जेस को मल्टीप्लाई करूं तो एक वो बड़ी बॉडी का चार्ज बना देता है। यानी कि सबसे छोटा एटॉमिक यूनिट क्या होता है चार्ज का, वो होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। या फिर प्रोटॉन। हाँ ऐसा। तो अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, सॉरी ई नहीं लिखूंगा, नेगेटिवली चार्ज है, या फिर मैं बोलूंगा कि उसके ऊपर 3 कूलम का चार्ज है। अरे यार ये माउस भी इधर उधर हो रहा है, रुको 2 मिनट। तो 3 कूलम का चार्ज है, दैट इज -3 कूलम। तो इसका मतलब ही मुझे समझ में आ रहा है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनस साइन दे रहे हैं, और 3 कूलम है। अब ये 3 कूलम कितना होता है, कैसे सोचें उसको नापने के लिए, क्योंकि हमको पता है ना कि भाई 5 किलो कितना होता है, 1 किलो कितना होता है, पर ये कूलम कितना होता है वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे ये चीज कैसे है कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जुड़े होंगे अंदर, है ना। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब एन नंबर मतलब फाइनाइट ही होंगे, लेकिन बहुत सारे होंगे जो जुड़ जुड़ के 3 कूलम बना रहे हैं। तो सब तो इतने छोटे ही होंगे। तो मैं एक चार्ज के यूनिट को दे देता हूँ नाम क्यू, स्मॉल क्यू। ठीक है।
चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी चलेगा। प्लस, अगर +3 कूलम होता तो मैं +3 दे देता, मतलब प्लस यहाँ पे नोटेशन दे देता, माइनस है तो माइनस दे देता। अगर उस स्मॉल जो यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज जो एक चार्ज है इसका यहाँ पे, उसको मैं नाम देता हूँ क्यू, स्मॉल क्यू, ठीक है। अगर वैसे बहुत सारे चार्जेस आ जाएंगे तो उसको मैं मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे चार्जेस आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो उसको मल्टीप्लाई जब आप एन से करोगे तो दैट विल कम एज कैपिटल वैल्यू ऑफ क्यू, मतलब ये जो बड़ा वाला चार्ज है ये वही हो रहा है ना, कि इतने छोटे छोटे मिलकर के इस बड़े को बना रहे हैं। तो इसका मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बस और कुछ नहीं, यही क्वांटाइजेशन कि डिस्क्रीट चार्जेस जब मिल करके एक चार्ज का बॉडी बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि कैपिटल क्यू जो चार्ज है वो दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल एन क्यू इंटू एन, या फिर अगर स्मॉल क्यू को मैं ई लिख दूं तो दैट विल बी एन इंटू ई। ई क्या है, एक चार्ज का वैल्यू है, और एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है, तो ये मिलकर के मुझे दे देगा। तो ई का जो वैल्यू होता है ना, वो मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। तो इतना छोटा जब यूनिट है ये, सोचो अभी ध्यान से, 1.6 इंटू 10⁻⁹ मतलब मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। ये वैल्यू कितनी है पता है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 और एक 19 है ना, तो अगर मैं इसको इधर कर दूं, 1 मिनट रुको, एक ना, 18 19, 19वें पे वन आ जाएगा, ठीक है। फिर 602, आगे जो वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, इसको राउंड ऑफ करके हम इतना लिख सकते हैं। तो इतना छोटा वैल्यू है ये एक चार्ज का। मुझे बताओ इसको 3 बनाने के लिए, जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया, कितने एन मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे इसमें। तो दैट इज नॉट, मुश्किल नहीं है, वो कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 डाल दो क्यू की जगह पे, यहाँ पे आप एक चार्ज की वैल्यू डाल दो, तो एन आ जाएगा, लेकिन एन बहुत बड़ा वैल्यू होगा। तो समझ रहे हो कुलम कितना बड़ा चार्ज होता है, एक कुलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। ओके। तो इस वजह से ये क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि इतने छोटे छोटे चार्जेस मिल करके, मतलब इसका प्लस सेम यही चीज फिर से मिलेगी। 1 मिनट वो चार्ज डाउन हो रहा है लैपटॉप का चार्ज। ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्जेस अगर मैं ऐड करूँ, प्लस यही सेम, फिर उसके बाद प्लस यही वाला सेम, कितने सारे प्लस करने पड़ेंगे, उसे प्लस मत करो, मल्टीप्लाई कर दो, उतने क्वांटिटी वही आ जाएगी। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। तो क्वांटाइजेशन ये देखो, ये क्यू इक्वल टू एन ई होता है, ये स्मॉल क्यू इन्होंने लिया, बट वैसे इन्होंने एन ई लिखा है ना इसलिए। तो दिस विल बी कैपिटल क्यू, दिस विल बी एन, दिस विल बी स्मॉल क्यू, या फिर ऐसे। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, नोटेशंस अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं, तो इसीलिए। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई या फिर इलेक्ट्रॉन बेस यूनिट इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और इंटीग्रल मल्टीपल मतलब जो मैंने मल्टीप्लाई किया, और ये एन की वैल्यू शुरू होती है 1 से, ध्यान रखना, जीरो से नहीं होती। जीरो चार्ज हो जाएगा तो फिर वो न्यूट्रल हो जाता है। मुझे चार्ज पता करना है तो वो बॉडी का चार्ज मैं कैलकुलेट कर ही रहा हूँ ना, +3 -3, हो सकता है जीरो भी न्यूट्रल पे। इंटरनेशनल सिस्टम्स में चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। एक चार्ज की यूनिट मैंने बता दी, 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एंड हाँ ये बात है, एक कूलम के अंदर कितने चार्जेस होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव हुआ तो प्रोटॉन्स। तो एक कूलम के अंदर या फिर -1 कूलम के अंदर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब अ, बाप रे, जीरो बहुत ज्यादा लग जाएंगे इसमें, 18 जीरो लगेंगे। मतलब 6 इंटू 10⁻18, मतलब 6 पर आप 18 जीरो लगा दो, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 करोड़ में कितने होते हैं, 7 जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 3 यहाँ से, 2 यहाँ से,
दो यहाँ से, दो, तीन, चार, सात होते हैं। वैसे सही है, बट देखो इसमें 1 करोड़ में ही सात हो गए, तो वो कितने ज्यादा करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ होंगे जो कि -1 कूलम बनाएंगे। अब पता चल रहा है कि क्वांटिटी क्या है, कितनी बड़ी है 1 कूलम जो होता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ पे ये चीज है। अब अगर मुझे मान लो कि एक बॉडी है, उसमें मुझे एक चार्ज कैलकुलेट करना है कि हाँ इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इतने प्रोटॉन्स हैं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा अगर 5 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, ऑब्वियसली बॉडी की चार्ज होगा वो पॉजिटिव ही होगा। और मुझे ये पता चल रहा है कि कितना होगा, 5, दिस इज एन, इलेक्ट्रॉन है, प्लस 6 प्रोटॉन है। प्रोटॉन प्लस में होता है, चार्ज सेम होता है प्रोटॉन का, बस वो प्लस में होता है। तो मैं ये देख पाऊंगा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को अभी के लिए ये नहीं लेकर के 1.602 वाला वैल्यू नहीं लेकर के मैं -1 लेता हूँ और इसको +1 लेता हूँ। तो दिस विल बी सम क्वांटिटी, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, तो दिस विल बी सम क्वांटिटी जो कि ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आएगा। दिस विल बी +1 ऑफ चार्ज, या कोई भी चार्ज, ठीक है। तो दोनों में से सेम ही चार्ज है, तो चार्ज उसका प्लस वैल्यू एक बचेगा। तो ऐसे देखो, पहले हमने पढ़ा है स्केलर में ऐसे प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ऐसे ही प्लस माइनस किया है। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, ये वही है जो मैंने अभी समझा है, कि उसको क्या करो, माइनस कर दो उतने चार्ज का, और साथ में चार्ज की यूनिट मल्टीप्लाई कर दो, तो वो चार्ज की वैल्यू आपको दे देगा। इसीलिए इतने बड़े यूनिट को नहीं यूज करते हैं हम, माइक्रो कुलम या फिर मिली कुलम यूज करते हैं। 1 कुलम का मतलब उसको अगर मैं क्या बोलते हैं, 10⁻6 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो वो माइक्रो बन जाता है, समझ में आया? तो यानी कि 10⁻⁻6 कुलम विल बी इक्वल टू 1 माइक्रो कुलम, ठीक है। एंड 10⁻³ अगर मैं उसको 10⁻³ पार्ट्स में, मतलब 1000 पार्ट में बांट दूं एक चार्ज को, 1 कुलम चार्ज को, तो वो 1 मिली कुलम बन जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसके। तो ये हम क्वांटिटीज यूज करते हैं जब चार्ज हम पढ़ते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज में, ओके। तो ऐसे ही है, नंबर ऑफ चार्जेस कैसे निकाल सकते हैं, या फिर आपको पता चलना चाहिए कि हाँ इतने इतने चार्जेस है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, कप ऑफ टी वाला कुछ है या ड्रॉप वाला कुछ है क्वेश्चन। हाँ ये रहा, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देर इन अ कप ऑफ वाटर, सॉरी, कप ऑफ वाटर में। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे, ये मोल कॉन्सेप्ट पे भी आता है, प्लस आपको मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे एक है जो कि यूज होता है, जैसे ये सपोज देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए जैसे लेट अस एज्यूम दैट द मास ऑफ 1 कप, एज्यूम करना पड़ता है, एक कप का मास कितना होता है, 250 ग्राम। आप पानी पीते हैं, तो 250 ग्राम का अगर आप पानी मतलब कप ले रहे हैं, तो उसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा उतना ही। और फिर उसके बाद आप उतना वेट ले लिए, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पानी का, 18 ग्राम। तो आपको पता चलेगा कि उतने वेट के अंदर, 250 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो कैसे निकलेगा, 1 मोल में, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है, और 1 मोल में मेरे पास 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इतने ही होते हैं, ठीक है, 6.02। इतने मॉलिक्यूल जैसे एवोगाड्रो नंबर, जो कि सेम स्टेट पे 1 मोल के लिए सेम क्वांटिटी होती है, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू उसका मॉलिक्यूलर मास होता है ऑब्जेक्ट का, तो 18 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर में ये कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड से किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इतने होंगे, ठीक है। रेशियो निकाल के मल्टीप्लाई किया, मतलब टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उससे मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम, अब एटम्स पे पहुंच गए, क्योंकि हमें क्या पता करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो मुझे पता है पानी के अंदर एक क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, H2 होता है ना, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एटम होता है। तो देयर फोर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स, कैसे, ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो 2 हाइड्रोजन का मतलब हो जाता है कि एक हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर, एक हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। इन स्पेशल केसेस ड्यूटेरियम और ट्रीटियम आ गया तो अलग केस है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि H2O है, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है, यानी कि कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 प्रोटॉन होगा, हो गया। अब ऑक्सीजन भी तो है, उसके भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल एटम में और 8 प्रोटॉन है,
और 8 न्यूट्रॉन भी होते हैं, वो एटॉमिक मास में आ जाता है। 16 होता है ना एटॉमिक मास, तो ये हो जाता है। लेकिन तो मैं देख पा रहा हूँ कि कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल एक पानी के मॉलिक्यूल में, H2O में, और एक 10 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखी गई है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स। ओके, हैंस द टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैज द सेम मैग्नीट्यूड। मतलब दोनों सेम ही है ना, 10 और 10, और प्लस चार्ज भी तो सेम ही होगा। इट इज इक्वल टू, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। 10 क्यों? क्योंकि ये n है इंटू ई। समझ में आया? दिस इज क्वांटाइजेशन, n इंटू ई यहाँ पे आया। और ये आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं उतने 250 ग्राम कप के अंदर। समझ में आया? तो ये आ जाता है 1.34 इंटू 10⁷ कूलम। इतना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम चार्ज होंगे। ओके, ये चार्ज आ रहे हैं। इन दोनों को ऐड मत कर देना, 10+10, वरना डबल हो जाएगा। डबल होके आएंगे, पर सिंगल बताया कि प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना, दोनों में से कोई भी एक। तो ये चीज है। ऐसे ऊपर का भी सेम क्वेश्चन है, तो वो चीज तो नहीं बताऊंगा उसमें, वो अलग है। ट्रांसफर होने में कितना साल लगेगा, दैट इज 200 ईयर, 198 ईयर्स लगते हैं। ये ट्रांसफर का वो है कि अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ बॉडी टू अनदर बॉडी इन एवरी सेकेंड, एक सेकंड में अगर इतना भी पास हो रहा है ना, मतलब करीब करीब 100 करोड़, पकड़ो 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में पास हो रहे हैं, तो हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। दूसरे बॉडी पे 1 कूलम सिर्फ आने के लिए उसको कितना, 200 साल लग जाएंगे। तो 200 साल मतलब एज भी नहीं होती ह्यूमन की, 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां लग जाएंगी देखने के लिए वो सिर्फ 1 कूलम चार्ज को। तो अब आ जाते हैं मेन थ्योरम जो है, मेन लॉ है जो कि कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ के मैं पहले चला दिखाता हूँ कुलम जी का। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलम, ये हैं जिनके नाम पे कुलम्स लॉ या कुलम्स का जो चार्ज का ऐसा यूनिट रखा गया है, इनके नाम पे रखा गया है। इन्होंने एक्चुअली मोस्टली इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट जो है, जो इसके लिए भी किया गया था, ग्रेविटेशन में भी, जो जिससे हमें कांस्टेंट मिला था यहाँ पे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू भी मिल जाती है। तो ये सब चीजें बाद में है, वो सब डिटेल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुलम्स लॉ क्या कहता है? कुलम लॉ कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं आपस में सामने, तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, रिपल्शन का या फिर ऐसे मतलब अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का, कितना फोर्स होगा। अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि फोर्स है कितना। हाँ, ये पता है कि ये दूर फेंक रहा है, ये ये अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कितना फोर्स है? तो कितना फोर्स है वो निकालने के लिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले से पहले चलेंगे समझने के लिए, फिर वेक्टर में भी जाएंगे। तो पहली चीज होती है कि अगर दो चार्जेस हैं आपस में, ठीक है, एक मिनट, एक चार्ज में पकड़ लेता हूँ Q1, और दूसरा चार्ज में पकड़ लेता हूँ Q2। ओके, तो ये मैं समझ सकता हूँ कि इनके बीच में अगर ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, तो दे विल रिपेल। माइनस माइनस हुआ तो भी रिपेल करेंगे। तो वो फोर्स, मुझे डायरेक्शन तो पता चल जाएगा वो बेसिक नेचर से, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि हाँ अगर माइनस हुआ तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो वो पता करने का फॉर्मूला इन्होंने निकाला था। पहले प्रॉपर्टीज बताई कि दो चार्जेस अगर आपस में हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो फोर्स होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब उनके बीच में जो ये फोर्स आ रहा है ना, वो उन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट कर दिया, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से एक भी चार्ज कम या ज्यादा होता है ना, तो फोर्स अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता है या कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। और दूसरी बात, इसमें मतलब कौन सा फोर्स, रिपल्शन का या अट्रैक्शन का, दोनों में से कोई भी, हाँ सिर्फ अट्रैक्शन का ही नहीं, वो मास में होता है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब ये एक ऐसा तो नहीं है ना कि इसको अगर मैं मान लो कि यहाँ पे एक एक कुलम का चार्ज है और यहाँ पे 2 कुलम का चार्ज है, हाँ, और मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में दूरी कितनी है वो भी तो डिपेंड करेगी। इसको मैं यूनिवर्स के एक कोने में रख दूं, इसको दूसरे कोने में रख दूं, तो ऐसा थोड़ी है आपस में अट्रैक्ट कर देंगे। तो दूरी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो दूरी जो है, मान सकते हैं कि इसका सेंटर टू सेंटर, मतलब बॉडी जो चार्ज की बॉडी है स्फेरिकल मानते हैं, उनके बीच में सेंटर से दूसरे के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो आर मान लेते हैं, या फिर डी मान सकते हैं। दो सब मोस्ट ऑफ द फिजिक्स बुक में जो है वो आर माना जाता है यहाँ पे, इसलिए आर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो फोर्स है ना, वो एक्सपेरिमेंट से ऐसा पता चला कि वो फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है, माउस भी खराब हो जाता है बीच बीच में। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि आप जब
किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका डिस्टेंस अगर आप दुगना करते हो तो उसका फोर्स जो है वो एक चौथाई हो जाता है। एक चौथाई मतलब 1/4 हो जाता है। ऑब्वियसली यहाँ 2 रखोगे तो स्क्वायर होके 4 हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हाफ हो रहा है फिर आप 3 गुना कर रहे हो तो 1/3 हो रहा है, नहीं, वो उसका स्क्वायर के तरीके से काम करता है। दैट इज सेम गोज फॉर क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ जहां जहां काम कर रहा है। ये जो एक इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन सिंपल एक ही चीज कह सकती है कि वो ऑब्जेक्ट ना एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर भी नहीं। हम फॉर अब आवर मतलब इजी समझने के लिए या चीजें सॉल्व करने के लिए सर्कुलर बोल सकते हैं। बट जब भी इनवर्स स्क्वायर लॉ जहां पे भी आता है, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ सबसे पहले जो किया था स्टैब्लिश, वो न्यूटन ने किया था, आइजैक न्यूटन ने। एंड ही सेड कि उसमें अ, मतलब उनको किन्होंने शायद नाम मैं भूल रहा हूँ। हबल नहीं, हबल नहीं, हबल तो कोई और है। हेली, हेलीज कॉमेट जिनके नाम पे है, हेली शायद, उन्होंने ही बोला था कि हाउ डज प्लैनेट्स मूव। तो उन्होंने बस एक ही इक्वेशन उनको दिखाया था कि दिस इज द फॉर्मूला। तो इस इक्वेशन से उनको एक चीज समझ में आ गई कि हाँ, आर स्क्वायर जो है ना वो अगर इन्वर्स हुआ मतलब फोर्स के, तो इसका मतलब है कि दैट पाथ इज ओनली मेकिंग अ इलिप्टिकल पाथ, वो सर्कुलर कभी नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये पता चल गया था। तो यहाँ पे भी एक्चुअली हम एटम्स में सर्कुलर लेते हैं। जब हम श्रोडिंगर्स इक्वेशन पे पहुंचेंगे तो समझ में आएगा कि वो पाथ भी एक प्रोबेबिलिटी उसमें रहता है, प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स बन के रहते हैं। बट यहाँ पे बेसिक चीज है कि तो जिससे सॉल्व होती है सारी चीजें, तो यहाँ पे आर ले रहे हैं, उसमें भी सर्कुलर लेते हैं। प्लैनेट्स को भी हम सर्कुलर ही लेते थे, केपलर ने उसी तरीके से समझाया था। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि फोर्स जो है ना वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। किसमें? जब चार्जेस मूव करते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में, तो सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसा काम कर रहे हैं, इसका मतलब फोर्स उनके मल्टीप्लीकेशन जो चार्जेस हैं उनके इक्वल है। ठीक है, Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। लेकिन मैथ्स का एक रूल क्या कहता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन बीच में हो तो उसको इक्वल साइन बनाने के लिए यहाँ पर दूसरे साइड पे एल, जिस साइड पे हम पैरामीटर्स डाल रहे हैं उस साइड पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। के मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो के जो है वो यहाँ पे अ, यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है, एक ऐसा कांस्टेंट जो कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को, प्रोपोर्शनल और इक्वल होने में फर्क होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक ट्राइंगल ऐसा, ठीक है, जिसका ये एंगल 45 डिग्री है मान लीजिए, ठीक है, और एक और ट्राइंगल जो साइज में बड़ा है, जिसका ये एंगल भी 45 डिग्री है। हाँ, एक और एंगल अगर मैं बोल दूं तो ये भी 45 ही होगा, क्योंकि दूसरा तो 90 दिख रहा है, 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये साइड्स तो ठीक है, इसका साइड लॉन्गर है, इसका साइड छोटा है, लेकिन हम एक साइड से देख पाएंगे ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, सिमिलर, सिमिलर बोलते हैं ना, प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको। लेकिन अगर इक्वल बनाना है तो इक्वल के लिए लेंथ भी सेम होनी चाहिए, मतलब हर चीज सेम होनी चाहिए। तो ये जो कांस्टेंट होता है ये उस चीज को इक्वल कर देता है, समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम के बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो चीज आती है, देखो ये क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। और इसको टॉर्शन बैलेंस से पता किया था, दो ऑब्जेक्ट्स, दो मेटेलिक बॉल्स के बीच में उन्होंने, जो न्यूटन जो ग्रेविटेशन लॉ में यूज किया था वैसे ही। और जब उस चीज से एक्सपेरिमेंट किया, जब हाफ किया चार्ज को, 1/4 किया तो पता चला, डिस्टेंस को दूर किया तो उससे पता चला कि हाँ फोर्स कम हो जाता है, चार्जेस को कम ज्यादा किया तो पता चला हाँ फोर्स भी कम ज्यादा होता है। तो इससे समझ में आया कि हाँ ऐसे प्रोपोर्शनल चलता है एक्सपेरिमेंट्स के। देखिए सबसे पहली चीज, फिजिक्स में एक हाइपोथेसिस होता है, आप चीजों को पहले एज्यूम करते हैं हाँ ऐसी चीजें काम कर रही हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक प्रूफ बनाते हैं। प्रूफ मतलब आप एक मैथमेटिकल प्रूफ देते हैं जिसमें कि आपको हाँ ये चीज प्रूफ हो रही है। लेकिन वो तब तक एक मतलब स्टैब्लिश्ड, मतलब स्टैब्लिश नहीं हो पाता जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना कर दें। ये 3 स्टेप्स में होता है। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया मतलब वो चीज हाँ एग्जिस्ट करती है और वो चीज को माना जा सकता है एज अ लॉ। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे बताया उन्होंने कि हाँ ये जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फोर्स और जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ से। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि ये फॉर्मूला F = K Q1 Q2, और ये जो ब्रैकेट्स लगाए हैं इसको मॉड बोलते हैं। तो मॉड लगाना मतलब
मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, फोर्स का यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जहाँ पे भी फोर्स आपको दिखे बोल्ड में है एनसीईआरटी में, वो वेक्टर में है, ठीक है। और जहाँ पे भी दिखे कि नॉर्मल है बिना बोल्ड के, तो वो नॉन वेक्टर स्केलर क्वांटिटी यूज की है। तो चार्जेस यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड लिया है सिर्फ। तो अब हमें समझ में आ गया कि हाँ चार्जेस कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन के कैसे आया। के का जो वैल्यू होता है ना, वो प्रूव किया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। है तो ये कांस्टेंट ही ना, फोर भी कांस्टेंट है, वन भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन बोलते हैं और इसके नीचे जीरो लगाते हैं तो नॉट लगा देते हैं, नॉट बोलते हैं उसको। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन वैक्यूम। परमिटिविटी क्या है, वर्ड से समझ में आता है कि परमिटिविटी मतलब वैक्यूम में कोई भी चीज परमिट कितना कर रही है अपने थ्रू एक चार्ज को पास होने के लिए, तो वो तो एक वैक्यूम के लिए कांस्टेंट होगा। और वो मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा हायर फिजिक्स के साइड पे है, लेकिन बस इतना समझो कि एक दरवाजा है और उसके थ्रू पास कितनी चार्जेस हो पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी, और ये वो एक कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा लोग घुसेंगे तो दरवाजा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लोग घुसेंगे तो वहां पर वो क्या होगा, वो चीज वैसी की वैसी रहेगी। एक वैक्यूम के लिए जैसे ही वो एयर में आएगी या फिर वाटर में चली जाएगी, दैट इज सिंपल एप्सिलॉन एयर लिख दूंगा मैं ए, या एप्सिलॉन वाटर लिख दूंगा डब्ल्यू। तो ये अलग अलग वैक्यूम के लिए, अलग अलग मीडियम्स के लिए वैरी करती है। तो दैट इज समथिंग कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम ओनली। तो उस मीडियम के लिए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वैक्यूम की बात की जा रही है तो के कांस्टेंट बन जाता है पूरा। और वैक्यूम में जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। वही होती है, कंफर्म करने को एक बार मुझे। हाँ, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है। तो इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन नॉट जो है ना उसकी वैल्यू हम लिख देंगे 8.854, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर। एक मिनट, एप्सिलॉन इधर नीचे है ना तो उधर जाएगा, दैट विल बी हाँ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके। ये कैसे आया, ये डायमेंशन निकालने का तरीका इजी है। इसमें क्या करते हैं हम, एक मिनट में। इसमें हम जैसे वो मैंने फोर्स लिखा ना, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सबके वो लिख दो, ऐसा यूनिट्स लिख दो। तो Q1 Q2 मतलब कूलम इंटू कूलम, दैट विल बी कूलम स्क्वायर। नीचे R लेंथ है ना तो मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में। एंड दिस विल बी न्यूटन। ओके। तो जब के में एप्सिलॉन नीचे की साइड पे है, यानी कि 1/4 का एप्सिलॉन नॉट है, तो मैं क्या करूंगा, 4 पाई का तो यूनिट ही नहीं होता है ना, तो इसको यूनिट में मत लाओ। एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाऊंगा और न्यूटन को इधर ले आऊंगा, तो बन गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वही वहां पे लिखा हुआ है, कूलम स्क्वायर, माइनस में साइन लगा दिया साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके। तो ये चीजें यहाँ पे ऐसे काम कर रही है। अब मुझे ये चीज समझना है कि वो चीज जो एक एक यूनिट फोर्स जो है, यहाँ पे यूनिट फोर्स का कॉन्सेप्ट है 9 × 10⁻⁹ वो कैसे काम करता है। अब ये सारी चीजें तो हमने समझ ली कि हाँ फोर्स है, वो फोर्स का कैलकुलेशन ऐसे हो जाता है, आप डिस्टेंस रख दो, उसका स्क्वायर कर दो, मीटर में रख दो। इसको कूलम में रखना है, इसको मीटर में ही रखना है, तो आ जाएगा आंसर, और वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैसे रखनी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, एक कॉन्सेप्ट है कि कूलम डिस्कवर्ड इज लॉ विदाउट नोइंग द एक्सप्लिसिट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज नहीं पता था कि एक चार्ज कितना होता है, लेकिन ये डिस्कवर कर दिया उन्होंने क्योंकि वो नेचर वैसा शो कर रहा था ना। तो कुछ चीजें नेचर देख के भी पता चल जाती है, अंदर आपको ज्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है। तो मुझे जैसे पता है कि हाँ सर्द आएगी तो मुझे ठंड लगेगी, और गर्मी होगी तो मुझे, गर्मी का मौसम आएगा तो एक मौसम आएगा ऐसा जिसमें धूप निकलती है, उसमें मुझे गर्म लगेगा। तो ये मेरा एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन है, मैं ये नहीं पता कर पा रहा हूँ अभी कि हाँ वो कैसे हो रहा है, प्लेनेट पास आ रहा है सन के, प्लेनेट दूर जा रहा है सन के, मुझे वो पता नहीं है। मुझे बस इतना पता चल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी उनको जब बस ये पता था कि हाँ बिहेवियर ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला बना दिया उसके ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज है कि कुलम लॉ नाउ कैन नाउ बी एम्प्लॉयड टू फर्निश अ डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज। एक यूनिट ऑफ चार्ज के लिए हम बता सकते हैं कि एक यूनिट ऑफ चार्ज के लिए कितना फोर्स लगता है। इन अ रिलेशन इक्वेशन 1.1 जो ऊपर लिखा हुआ है, के इज फॉर आर्बिट्री, वी कैन चूज एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम यहाँ पे अभी, ठीक है। तो द चॉइस ऑफ के डिटरमाइन द साइज एंड यूनिट ऑफ द चार्ज इन एसआई यूनिट्स। द वैल्यू ऑफ के इज अबाउट 9 × 10⁹ ये वैल्यू आती है। और ये कैसे आती है, ध्यान से देखो।
The unit of charge that results from this choice is called a coulomb, which we defined earlier in section 1.4. Putting this value of k इन इक्वेशन 1.4, वी कैन सी दैट अगर मैंने यूनिट जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया ना उसमें सब यूनिट लिया था, मतलब एक कूलम चार्ज अगर मैंने रखा, दूसरा भी एक कूलम चार्ज रखा, इनके बीच का डिस्टेंस भी जो सेंटर टू सेंटर है दैट विल बी ऑल्सो 1 मीटर, ऐसा यूनिट्स में। तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि उनके बीच का फोर्स कितना है अगर मैंने के को भी यूनिट रख दिया तो। ठीक है, बाद में वो समझ में आ जाता है कि के की वैल्यू ही हुई है। तो एफ मुझे पता चलता है कि दैट कम्स आउट टू बी 9 × 10⁻⁹ नहीं सॉरी, के की वैल्यू वन नहीं है, सॉरी यहाँ पे के की वैल्यू वन नहीं है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है मुझे, तो इस वजह से वहां पे वैल्यू रख के आ सकता है। तो एफ विल बी इतना न्यूटन। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आती है कि दिस दैट इज 1 कूलम इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन वैक्यूम एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 9 × 10⁹ मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 कूलम उतना चार्ज होता है जब उसको अपने ही सेम चार्ज से 1 मीटर की दूरी पे रखा जाए और वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उसको बोलते हैं हम 1 कूलम। रिवर्स यहाँ पे रिवर्स मतलब टेक्निक यूज की है। चार्ज तो पता ही नहीं है भाई को, कूलम भाई को, तो इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज यूज की और उन्होंने थोड़ा दिमाग लगा के बता दिया। 1 कूलम इज एविडेंटली टू बिग अ यूनिट टू बी यूज्ड, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, हमने ऊपर ही देखा। इन प्रैक्टिस इलेक्ट्रिक वन स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, बस के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू ये चीज याद रहनी चाहिए, कॉन्स्टेंट्स याद रहने चाहिए। मेरे लिए बोल रहा हूँ, बाकी अगर कोई ये वीडियो देखेगा तो उसके लिए भी बोल रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट से निकाली चीजें हैं यार, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट फिजिक्स में बहुत जरूरी होते हैं याद रखने के लिए। जैसे बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे मैं 2-3 एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। एक कांस्टेंट आता है इलेक्ट्रॉन का मास, क्या होता है? अरे यार माउस भी यहाँ गड़बड़ हो जाता है। 9.1 × 10⁻⁻31 kg, कितना छोटा मास है देखिए। और वही चीज प्रोटॉन का मास, कुछ फैक्टर्स होते हैं ना जहाँ पे याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होती है अगर आप रिलेट कर पाओ। तो प्रोटॉन का आप सोच सकते हो कि चार्ज के बराबर ही होता है, तो वो 1.6 होता है। यहाँ पे 27 लगाते हैं या फिर 1.62 लगा दो, इंटू 10⁻⁻27 होता है। सॉरी यहाँ 27 नहीं होता है, 1.6 ही लिखो, इंटू 27 kg। ओके, ये 27 मुझे यहाँ वाला याद था। फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज सेम मास एज दैट ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे डेसिमल्स का वैल्यू चेंज हो जाता है, तो ये भी मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg लिख सकता हूँ। तो दिस इज सम कांस्टेंट। फिर उसके बाद एच है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड यूनिट होती है इसकी। ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स आपको याद तो रखने पड़ेंगे। हाँ, अब ये जो चीज है ये यहाँ पे वेक्टर का थोड़ा सा खेला किया है इन्होंने। वेक्टर कैसे होता है देखो, कि वो फोर्स कैसे काम कर रहा है, किस चार्ज के ऊपर कौन कैसे फोर्स डाल रहा है और किस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, वो तो पता होना चाहिए ना। वैसा तो नहीं पता, फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है वही नहीं आपको पता है, तो कैसे बताओगे कि कौन सा चार्ज किधर भाग रहा है? तो या फील्ड किधर जा रही है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। तो इसमें हम देख पा रहे हैं सबसे पहली चीज की, हाँ, यहाँ पे एक मैंने ले लिया R1 वेक्टर, ओ पॉइंट्स, ठीक है। R2 वेक्टर जो Q2 चार्ज तक है, और Q1, मतलब ये कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ, ये बेसिकली कैसे लिखा जाता है इसको। इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रेफरेंस से लिखा जाता है कभी भी। अगर मैं बोलता हूँ कि एक चार्ज Q1 है, ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट से 0 0 से उसको रेफर किया जाता है कि उसका वेक्टर मैं मान लेता हूँ पोजीशन वेक्टर R1 है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन बताता है उसकी पोजीशन की, वो कहाँ पे है। और एक चार्ज Q2 है, उसका पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूँ Q2 है, ओ से। यहाँ पे देख पाएंगे ऐसे ही बनाया गया है, देख, चार्ज Q1 Q2, ये रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। तो इन दोनों के बीच में ही तो वो होगा फोर्स। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे बनेगा? ट्रायंगल लॉ से बनाना पड़ेगा हमको। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ये अगर R2 है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, आप जो भी बोल सकते हो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ही होता है कि अगर एक वेक्टर है R1 या फिर एक वेक्टर ए है, लो ठीक है, ए वेक्टर है जिसका इधर पे टेल है इधर पे हेड है, ओके,
और दूसरा वेक्टर जो है वो उसके ही हेड से शुरू होकर दूसरे साइड एंड हो रहा है, जो बी वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर है ये। ठीक है। तो ए के टेल से बी के हेड तक जो वेक्टर होगा दैट विल बी उन दोनों का समेशन होगा। मतलब ए प्लस बी, ये वेक्टर एडिशन का रूल है, ऐसे ही प्लस नहीं किया जाता। इसलिए स्केलर एडिशन में जैसे चार्जेस को प्लस कर दिया हमने, और वेक्टर एडिशन में फर्क होता है। वेक्टर को कैसे ऐड करना है वो चीजें बनाई गई हैं कुछ, और वो वैसे ही काम करती हैं। तो ए प्लस बी, ये वाला आपका ये मैग्नीट्यूड होगा इतना, ठीक है, डायरेक्शन के साथ। मैग्नीट्यूड तो नहीं लगाना चाहिए बट ठीक है। तो ए प्लस बी बन रहा है। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सेम ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये जो आर वन है दैट इज ए मान लिया, ठीक है। तो आर टू जो है ना वो ये बन रहा है, ए प्लस बी। तो ये क्या होगा, यानी कि अगर मैं इसको दूसरा लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये अगर आर वन है, ये आर टू है, तो ये कैसे आएगा। मुझे पता लगाना है कि ये ए प्लस बी है और ये बी है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आर वन माइनस आर टू हो जाता है। पहला वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर अगर ऐसे बन रहा है तो यहाँ पे देखो बनता है वैसे। सॉरी, आर टू माइनस आर वन होता है, और वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। तो डायरेक्शन अगर मैंने क्यू वन से क्यू टू तक लिया है, जैसे उसने क्यू वन से क्यू टू तक लिया है, तो वो आर टू माइनस आर वन होगा, जो आगे वाला वेक्टर है माइनस पहला वाला वेक्टर। लेकिन अगर मैंने आर टू से आर वन तक लिया है तो दैट विल बी, पहला वाला कौन बन जाएगा, आर टू, और दूसरा वाला आर वन, तो आर वन माइनस आर टू हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इजी है याद रखने के लिए भी, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पे ऐसे लिखी गई हैं, देखो अब समझ लो। आर टू वन नोटेशन कैसे दिया है उन्होंने, आर टू वन यानी कि आर फ्रॉम, आर टूवर्ड्स टू फ्रॉम वन, ठीक है, आर टूवर्ड्स टू फ्रॉम वन टू टू, तो इसको लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन। ओके। अरे भाई लिखा था, माउस भी इधर गड़बड़ कर रहा है। मैं माउस से इतना लिख रहा हूँ, वही बहुत बुरी बात होगी मेरे लिए। ठीक है। तो आर टू माइनस आर वन हो गया। अब ये ऐसे लिखा मैंने डायरेक्शन, अब आर वन टू क्या होगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, सिंपल माइनस साइन लग जाएगा, आर वन माइनस आर टू यानी माइनस ऑफ दैट। यहाँ पे डायरेक्शन काम कर रहा है इसीलिए माइनस आ रहा है, यानी कि आर वन टू यानी कि आर टूवर्ड्स वन फ्रॉम टू, ये हो जाएगा आर वन माइनस आर टू। ठीक है। मतलब ये माइनस ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर टू वन। हाँ, इसका उल्टा हो गया तो माइनस लगा दिया साइन। तो ये चीज समझ में आई मुझे कि हाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे काम कर रहा है। अब मैं ये बोलूंगा, अगर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि उनका प्रोडक्ट जो है, हाँ मैग्नीट्यूड नहीं लगाऊंगा, मैग्नीट्यूड का वो डंडा दोनों साइड लगाने के बाद ये वाला, ये जो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे अगर दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगा दूंगा तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि चार्ज का साइन क्या है, मुझे बस उसके वैल्यू से मतलब है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उसका मतलब उसका साइन क्या है। तो अगर मैं Q1 Q2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और वो ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव है या तो दोनों पॉजिटिव है। सिंपल कॉन्सेप्ट, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, प्लस, तो जीरो से बड़ा होगा। और प्लस प्लस भी प्लस ही बनेगा, तो जीरो से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि Q1 Q2 अगर जीरो से बड़ा हुआ इस केस में, जो हमने वेक्टर अभी पढ़ा आर वन आर टू वाला, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि उसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन एक्चुअली वो दोनों रिपेल करेंगे क्योंकि माइनस माइनस है और प्लस प्लस है। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन किधर जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो बनेगा वो बनेगा वन से टू की तरफ। समझ में आया। क्यों बनेगा, क्योंकि मैंने आर टू माइनस आर वन को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, और आर टू वन को, यहाँ पे आर वन टू को माइनस ऑफ दिस लिया है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा हमारा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, दोनों का अफेक्टिव फोर्स। समझ में आया। और अगर वो ही Q1 Q2 इज लेस देन जीरो, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यही एक इसमें होता है। और इससे इससे ज्यादा और कोई चांस ही नहीं है जिसमें कि स्मॉलर देन जीरो हो जाए। तो ये चीज हो जाएगी कि वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन उधर ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे ये फोर्स का जो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन है ना, वो पता चल जाता है कि हाँ वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं। ओके। और फिर मैं उससे डिटेक्ट कर सकता हूँ कि डायरेक्शन किधर है, चार्जेस किधर मूव करेंगे और किस साइड जाएंगे, आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगे या फिर दूर जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ, ठीक है चलेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब एक यहाँ पे एक आप देख पा रहे होंगे कि क्वांटिटी है, आर तो छोड़िए, बोल्ड में जो है वो तो ये है, वेक्टर है। जो नॉर्मल है वो स्केलर है, ठीक है, वो सिर्फ वैल्यू है इसकी। लेकिन एक जो एक ऊपर टोपी लगी हुई है ना, उसको कैप बोलते हैं, आर कैप बोलते हैं, मैं तो कैप ही बोलता हूँ। तो ऐसे एक होता है आर,
वेक्टर, एक होता है सिर्फ आर उसकी वैल्यू, और एक होता है आर कैप। आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एक डायरेक्शन में, मतलब मान लो ये डायरेक्शन ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन में उसका यूनिट वैल्यू, मतलब कितना भी, चाहे किलोमीटर में हो तो 1 किलोमीटर, मीटर में हो तो 1 मीटर। हाँ, तो ये जो भी डायरेक्शन है उसमें एक यूनिट वैल्यू मुझे कैसे मिलती है, उसका वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर दूंगा तो मुझे उस डायरेक्शन की कैप वैल्यू मिल जाती है। ये चीज है, तो वो कैसे करते हैं, सिंपल है, आर कैप को लिखा जाता है कैसे, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर मॉड, या फिर आर स्केलर क्वांटिटी। मॉड में लगा देना ना वेक्टर को तो ऐसे बन जाता है। ये है स्टैंडर्ड लिखने का तरीका। तो इससे जो ये दोनों की यूनिट होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, इसका यूनिट भी मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है। तो आर कैप जो होता है यूनिट वेक्टर, उसकी जो क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट होता है, दैट इज नथिंग। उसका ऐसा यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस डायमेंशन होता है, उसको यूनिट वेक्टर्स बोला जाता है, बस यूनिट वेक्टर, उस डायरेक्शन में एक यूनिट यूनिट वेक्टर होता है वो। कहीं पे भी डायरेक्शन बताना है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बस वो डायरेक्शन बता देगा। ये देखो बताया ना, यहाँ पे बता, मल्टीप्लाई कर दो तो उस डायरेक्शन का वो बता देगा कि हाँ उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब यहाँ पे बोल्ड में लिखा गया है कि 2 से 1, यानी कि वो जो फोर्स है मैं उसको कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ, 1 से 2 तक। तो वो 2 की तरफ जा रहा है 1 से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 स्क्वायर। अभी तो डिस्टेंस का डायरेक्शन भी पता है, और डायरेक्शन को बताने के लिए मैं कैप यूनिट यूज करता हूँ, यानी कि यहाँ पर अब मैं क्या यूज कर सकता हूँ, F फ्रॉम 1 to 2 वेक्टर क्वांटिटी विल गिव मी के 1/4 पाई एप्सिलॉन, बाद में लिख लेना। एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड Q1 Q2 का तो मैग्नीट्यूड ही आएगा, स्केलर क्वांटिटी है। नहीं सॉरी, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगा है क्या, नहीं मैग्नीट्यूड नहीं लगा, सॉरी वेक्टर है इसीलिए, हाँ सॉरी, वेक्टर है तो यहाँ पे Q1 Q2 आएगा, देन डिवाइडेड बाय आर, वही डायरेक्शन का स्क्वायर। लेकिन ये जो मुझे दे रहा है ये वैल्यू दे रहा है, मुझे डायरेक्शन पता करनी है इस इक्वेशन में, तो वो मुझे कैप फैक्टर से पता चल जाएगा। दैट विल बी ऑफ 2 1। इसको अगर लिखना है तो एक्सपैंड करके मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे, यहाँ पे ये जो लिखा है ना, उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, तो मेरे पास वो क्वांटिटीज क्या होंगी, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा नीचे सिर्फ ये वाला यूनिट, फिर वो सब चीजें अलग है, लेकिन यहाँ पे बस एक नोटेशन वैसा लिखा जाता है। ओके, और फोर्सेज अगर मैं दूसरा वेक्टर ले लूं तो ऑब्वियस ही बात है ये तो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि R21 विल बी नेगेटिव ऑफ R12, मतलब अपोजिट। तो जो फोर्स होगा वो भी तो उल्टा ही हो जाएगा ना डायरेक्शन में। सिंपल है, इस साइड जा रहा था दूसरी साइड रिवर्स हो गया 180 डिग्री से तो दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, बट विद द सेम क्वांटिटीज ऑफ चार्ज एंड सेम क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन की नहीं, डायरेक्शन तो फर्क हो गया। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, कूलम्स लॉ एग्रीज विद न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या फिर उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन भी बनता है दूसरे डायरेक्शन में। एक चार्ज अगर उस दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है ना, तो वो जो दूसरा चार्ज है वो भी पहले वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और वो ऑपोजिट नेगेटिव होगा उस नेचर में। यहाँ पे वही दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी, मैंने पढ़ी हैं तो मेरे लिए है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे रेशियो निकालना है, दिस इज अ वेरी थिंग की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए सब चीजों पे, प्रैक्टिस नहीं, वैल्यूज पता होंगी तो हो जाएगा। ये देखो 9.12 × 10⁻³ होता है मास ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन, और 1.6 × 10⁻27 होता है प्रोटॉन का। तो ये याद हो गया सॉल्व कर करके, तो इसीलिए बोल पा रहा हूँ, शुक्र है। 8.987 × 10⁻⁹ अब ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये सब वैल्यूज हैं बाबा यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप दिख जाएंगे वैल्यूज। अब इसके आगे ये तो इंडक्शन प्रोसेस है, दिस इज हाफ कर दिया तो क्या होगा, वही है, कंडीशन लगा दिए हैं कि डिस्टेंस हाफ किया, चार्ज को हाफ कर दिया तो कितना होगा, वो सेम वही रहता है, उतना ही रह जाता है। अब फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस जो है वो मैं थोड़ा बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि इतना एक साथ दिमाग में घुसाना मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मल्टीपल चार्जेस में कुछ नहीं है, दो चार्जेस के बीच में सबका यूनिट वेक्टर बनाओ, उसको प्लस कर दो। वैसे ये देखो, R12 R13, उन सबको प्लस करना है और कुछ नहीं करना है, ये बेसिक चीज है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो सब में सेम होगा तो कॉमन ले लिया, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Qn। मतलब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है सिर्फ चार्ज 1,
कहाँ गया, वन से टू का फोर्स, वन से थ्री का फोर्स, तो ऐसा पता चलता है। और रिजल्टेंट वेक्टर्स ये रहे फोर्स के। तो ये सब चीजें मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। ओके। बाकी ठीक है, दिस विल बी इंटरेस्टिंग अगर समझना चाहो तो। वैसे तो मैं समझता हूँ, लेकिन सॉल्विंग चाहिए इसमें मैथ्स की, तो सॉल्व तो कर लूंगा। एंड ठीक है, फाइन। चलो ठीक है, आई स्टॉप हियर ओनली।